नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2024 जिसकी एग्जाम डेट 14 दिसंबर को है, उस एग्जाम को देखते हुए मैंने आपके लिए हर एक दिन का हिसाब बना लिया है। क्योंकि बीच में दिवाली आ रही है, इसलिए हमको ये टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि वो दिन हमारे क्या होंगे, सीधे सीधे त्योहार में चले जाएंगे। और दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है हमारे भारत देश का, तो उसको हर एक कोई ना चाहते हुए भी उसमें उसको शामिल होना पड़ता है। क्योंकि आप भले ही ना चाहें कि मुझे पढ़ना है, फिर भी आपका मन दिवाली मनाने में ही रहेगा। घर वाले सारे उसी त्योहार में बिजी होंगे, तो आप अगर ऐसे टाइम पर अगर पढ़ेंगे तो ये आप गलती कर रहे हैं। जहां आपका मन हो वहां आपको उस समय होना चाहिए। जैसे आपका मन त्योहार में है तो आपको त्योहार मनाना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका मन पढ़ाई में होना चाहिए। अब होगा क्या, अगर आप त्योहार पे पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका मन तो दिवाली पर होगा, लेकिन आप बैठे कहाँ पर हो, किताब लेकर बैठे हो अपने रूम में। तो ये गलत बात होगी। तो आपको दिवाली मनानी है काफी धूमधाम से। और सीटेट की जो मैं आपको स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूँ, उन स्ट्रेटजी को आप लागू करना। ऐसा नहीं है ये जितने दिन है सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, हर एक किसी को उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इन 3-4 स्ट्रेटजी में से आपको जो पसंद आए अपने अकॉर्डिंग आप वो लागू कर सकते हैं। अब देखिए, ये सीटेट दिसंबर 2024 आपके लिए जरूरी क्यों है इस बार का सीटेट आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यूपी में सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में कैसा रिजल्ट रहा था। और जो भी वैकेंसी है हमारी सरकार चुनाव को देखते हुए ही निकालती है। अभी सबका अनुपात समानुपात चल रहा है सही सही, लेकिन जैसी लोकसभा में लड़खड़ा गई पार्टी, तब क्या हुआ कि वैकेंसी आने वाली है। फिर जैसी उनको अब लगने लग गया कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर वो फिर दोबारा अनुपात समानुपात बराबर हो गया। तो ये सब हमारे सोचने की बात नहीं है, जब वैकेंसी आएंगी तब वो आएंगी, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी तरह रेडी होना है। अगर आपका ये वाला सीटेट पास होगा तो जल्दी कोई सी भी वैकेंसी आए, जैसे बीपीएससी की आने वाली है, TRE 4, केवीएस में आने वाली है, DSSB में आने वाली है, इन सब में आपको मौका मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ये दिसंबर वाला ही मौका चूक गए तो क्या होगा, तो आप फिर जुलाई में या फिर जून में ही दे पाएंगे सीटेट का एग्जाम, और तब तक DSSB और केवीएस में आने की पूरी पूरी 100% संभावना है, जो अभी तक नहीं आई है। लेकिन यूपी की कह नहीं सकते, और बीपीएससी की भी हो जाएगी TRE 4 नवंबर दिसंबर में। तो उसके लिए आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 ये जितनी जल्दी हो जाए, तब तक कोई वैकेंसी नहीं आती है तब भी आपके कोई हाथ में नहीं है, और आ जाती है तब भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले यही सीटेट आपको दिख रहा है और आपने अगर इसमें फॉर्म भरा है तो ये पास करना बहुत जरूरी हो जाता है। वरना आपका ये फॉर्म भरा हुआ पूरा बेकार जाएगा, और जो आप 6 महीने बाद भरेंगे उसका भी कोई यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए सीटेट दिसंबर 2024 ही पास करना है। और जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो बिल्कुल ना घबराए, काफी टाइम है हमारे पास। चाहे भले ही बीच में दिवाली आ गई है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जो मैं आपको एक एक दिन का हिसाब दूंगा सीटेट का कि कैसे आप इनको यूजफुल बना सकते हैं। देखिए, 27 अक्टूबर आज का दिन है। 28 और 29 से चालू हो जाएगी दिवाली की छुट्टी। तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 दिन के आपकी छुट्टी रहेगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप सब दिवाली मनाइए, अपने एंजॉय कीजिए दिवाली को, ठीक है। अपना बिल्कुल भी मन नहीं मारिए, और क्योंकि घर में सब लोग त्योहार मनाएंगे और आप अलग से बैठकर पढ़ेंगे, ये भी अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। और सीटेट जैसे एग्जाम को हम जैसे चाहें वैसे पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, यू गॉट वॉट यू वॉन्ट बिकॉज दिस इज सीटेट। ये सीटेट का एग्जाम है, यहाँ पर आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। आप सीटेट पास होना चाहेंगे, आप सीटेट पास होंगे। आप सीटेट को फेल होना चाहेंगे, सीटेट फेल होंगे। आप 100 नंबर चाहेंगे, 100 नंबर आएंगे आपके। 110 चाहेंगे, 110 आएंगे। 120 चाहेंगे, 120 आएंगे। क्यों आएंगे ये? क्योंकि पीआरटी वालों को मैं बता दूं कि उनका क्या है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 विषय हैं उनके। इनमें जो उनको सब्जेक्ट वाइज अगर आप उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक मैथ और एक ईवीएस। आपको मैथ 1st to 5th क्लास तक का पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से, तो आपके मैथ के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जैसे रोमन अंक हो गया, उनका जोड़ना घटाना, समय सारणी रेल का, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, और ये ईवीएस में भी आते हैं और मैथ में भी आते हैं। अब बात आती है आपकी ईवीएस और मैथ के बाद सीडीपी की। सीडीपी में आप जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे बार बार, तो वो सारे क्या होंगे, आपके रिपीट होते रहते हैं सारे पीवाईक्यू। तो आपको मैं सीडीपी के हर एक कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक कराता जा रहा हूँ। अगर आपने वो सारे टॉपिक कर लिए, फिर आप उनके बाद जब पीवाईक्यू देखेंगे
तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। और इतने छोटे में मैं आपको कितना भी बड़ा टॉपिक हो उसको मैं 10-15 मिनट में खत्म करा के आपको पूरा ऐसा करवा देता हूं जिससे आपका सीटेट में आने वाला कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो ये तो बात रही सीडीपी, ईवीएस और मैथ की। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी पेडागोजी है बस उसी को डेली पढ़ना है बार बार। अगर आपने उसकी डेली पेडागोजी पढ़ ली अच्छे से तो जो गद्यांश और पद्यांश है उनकी स्पीड तो आप 2-3 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से ही लगा पाएंगे कि और अच्छे से उसकी स्पीड आपकी आने लग जाएगी टाइम पर। होता क्या है, बहुत से बच्चे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं देते, उसके पीवाईक्यू में भी सॉल्व नहीं करते। वो कहते हैं इतना छोड़ो, पूरा हम 90 क्वेश्चन कर लेते हैं और ये जो बाकी के 60 क्वेश्चन है हिंदी के 30 और इंग्लिश के 30 ये तो हम आराम से पेपर में कर ही लेंगे। लेकिन जब वो पूरे 150 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो पेपर में वही जो 60 क्वेश्चन उन्होंने छोड़े हैं 150 में से वो उन पे बहुत भारी पड़ जाते हैं और 2.5 घंटे का पेपर उन्हें लगता है कि अगर 3 घंटा होता हमारे पास तो हम बहुत आराम से कर पाते। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे समय रहते तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। अब एक एक दिन की मैं जो बात कर रहा था, जैसे 27 अक्टूबर है आज, तो आज हम ये पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आप अच्छे से समझ रहे हैं और खुद से एक जितनी भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनमें से जो पसंद आती है उसको आप खुद से बनाइए और अपने अकॉर्डिंग उसका टाइम रखिए। जैसे 28 अक्टूबर को आपको मैं पहली स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अभी फर्स्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेटजी 28 अक्टूबर को क्या करना है आपको कि एक पीवाईक्यू उठाना है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि कौन सा पीवाईक्यू पढ़ें, 2011 से सीटेट होता आ रहा है, तो आपको 2011 से 2020 तक का कोई सा भी पीवाईक्यू नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 से 20 तक का कोई पीवाईक्यू नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ने हैं 2021 से जो पीवाईक्यू हुए हैं और कहां तक के 2024 तक के, जो जुलाई में हुआ है 2024 में। तो आपको यहां तक के पीवाईक्यू पढ़ने सिर्फ और सिर्फ। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि एनईपी जो आई है उसके क्वेश्चन 2021 से आना स्टार्ट हुए हैं, तो आपके पास पीवाईक्यू भी बहुत सारे हैं क्योंकि 2021 में हुआ था ऑनलाइन एग्जाम, फिर उसके बाद से ऑफलाइन स्टार्ट हुए। तो 28 अक्टूबर को आपको क्या करना है, एक पीवाईक्यू पढ़ना है। जब आप अपना एक पीवाईक्यू पढ़ लेंगे तो समझेंगे आपके सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आपको उनके क्वेश्चनों का लेवल पता होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपको यही नहीं पता होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, किसी काम का नहीं है वो। तो जब आप एक पीवाईक्यू करेंगे फिर उस पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। कब करेंगे आप? यहाँ पर आके मंडे को। उस पीवाईक्यू का एनालिसिस आपने अच्छे से कर लिया, फिर आप देखेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे यूट्यूब से, हार्ड टॉपिक को। और हार्ड टॉपिक को सिर्फ टॉपिक पढ़ने, आपको उसके क्वेश्चन नहीं लगाने, क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही लगाने हैं। यही बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, जो मॉक टेस्ट हैं और जो ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन लाइव क्लास में, उनको करने लग जाते हैं। उन्हें करने चाहिए खुद से पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि ये देखिए आप बुक, ये 2021 की बुक है, 2023 की बुक है, ये सारी बुकों हैं। इन्हें ऐसी बुक लेकर आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इनमें सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्वेश्चनों की। जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि हाँ कैसे इसमें एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए टॉपिक को, उसके क्वेश्चन जब तक आप पीवाईक्यू से नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़ लीजिए आपके समझ में नहीं आएगा। आपको पीवाईक्यू भी करने हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। अगर आपको वो टॉपिक ही बहुत हार्ड लगता है, कोई सब्जेक्ट है वो हार्ड लगता है तो ठीक है, इतना आपको करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया मैथ और ईवीएस ये आपकी एनसीईआरटी कक्षा 1 से 5 तक आती है, जबकि ईवीएस तो 3 से 5 तक है। अगर आपने उतना कर लिया तो अच्छे से हो जाएगी। तो आपको बीच बीच में पीवाईक्यू करते ही उनके जो टॉपिक हैं उनको बुक से भी पढ़ना है। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैथ में बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनको यही लगता है कि हम तो मैथ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि उनको मैथ की सबसे पहले खत्म करनी चाहिए पेडागोजी। जो पेडागोजी है वो खत्म करनी चाहिए उनको। तो जब आप मैथ की पेडागोजी खत्म करेंगे तो अब बात आती है इन डेट की, कैसे आपको यूज करना है। तो ये देखिए आपको एक दिन पढ़नी है पूरी पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ, तो ये नहीं सिर्फ एक पेपर की, कम से कम 10 पेपर की। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की सोचेंगे तो 10 में से आप 6 या 7 तो कर ही पाएंगे अच्छे से।
कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? 20 मैथ की पेडागोजी के पढ़ने हैं, 20 हिंदी की पेडागोजी के, 20 इंग्लिश की पेडागोजी के, 60 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने 6 पेपर कर लिए तो 360 क्वेश्चन हुए। और पेडागोजी में क्या है, एक स्टोरी की तरह क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और एक दिन में इतना करना काफी सरल है। अब मानिए कि आपने इतना किया लेकिन आपसे नहीं हुआ, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपने जितना किया उतना आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे पेपर करेंगे उन्हीं में से आएगा। आप अगर 2 पेपर भी कर पाते हैं, 3 भी कर पाते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आप जितना ज्यादा करने की सोचेंगे उससे थोड़ा भले ही कम कर पाए, लेकिन आप कर पाएंगे उतना। अगर आप सोचेंगे ये एक पेपर का, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ज्यादा का टारगेट लेकर चलने की कह रहा हूँ। अब 10 को आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, 11 को आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, 12 को आपने फिर से पीवाईक्यू किया, 13 को आपने फिर कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस का मतलब क्या है? हर एक क्वेश्चन का अगर जो गलत आंसर है वो आंसर गलत क्यों है, सही आंसर है तो वो सही आंसर आपने दिया है, किस तरीके से दिया है, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। तो इस तरीके से एनालिसिस करना है। ऐसे ही आप डेली डेली करते जाएंगे, यही सेम टू सेम रूटीन अपनाना है आपको। तो ये एक एक दिन आपको लग रहा होगा कितना बड़ा दिन है, इसका कितने अच्छे से यूज हो रहा है। तो यहां तक आते आते आप अगर 30 नवंबर तक आ गए ऐसे ही डेली करते करते कि पीवाईक्यू किया, उसका एनालिसिस किया, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जो जो उसमें हार्ड लग रहा था, फिर से पीवाईक्यू से उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखे, फिर हमने उसका एनालिसिस किया, फिर दोबारा उसमें और अगर हमें कोई और दूसरा टॉपिक मिला कठिन, उसका सॉल्व किया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े। तो यहाँ तक आते आते आपको सीटेट का पेपर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसकी एक एक क्वेश्चन की पॉइंट कहाँ से आते हैं, किस तरीके से ये गलत होते हैं, किस तरीके से सही होते हैं, वो सब आप अच्छे से समझ जाएंगे। और आपको 2024 जुलाई का और अगस्त में जो हुआ था आपका 22 अगस्त को 2023 में, वो वाले पेपर सिर्फ सबसे पहले करने हैं, क्योंकि उनमें जो ऐसे देते हैं कथन कारण और 1 2 3 करके पॉइंट दे देंगे, फिर पूछेंगे क्या दोनों सही है, पहला दूसरा, क्या पहला तीसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है, या 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो वो ऐसे भी पूछते हैं पॉइंट वाइज। तो इससे आपको इनका पैटर्न पता पड़ेगा, जबकि पढ़ने आपको 2021 तक के सारे पीवाईक्यू हैं। इनके लिए आप ये घटना चक्र की बुक मैंने आपको दिखाई थी अभी, उस तरीके की बुक आप ले सकते हैं, कोई सी भी अच्छी जिसमें क्वेश्चन की व्याख्या दी हो। तो आप जब 30 नवंबर तक ऐसे सब कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, तो काफी आसानी से आप अपना सीटेट यहाँ तक समझ जाएंगे कि क्या करना है। अब आपने इतने दिनों में जो किया है 30 नवंबर तक, 1 तारीख से यहाँ से ये रिवीजन की डेट स्टार्ट होगी आपकी। यहाँ से आपको सबका रिवीजन करना है जो भी आपने इतने दिनों में किया है। 1 से लेकर 13 तारीख तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। जब आप इतना रिवीजन करेंगे तब पीछे का पढ़ा हुआ आपके काम में आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, किसी काम का नहीं है वो। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए अगर आपको सीटेट पास करना है। अब मैंने ये लिखी है यू गॉट व्हाट यू वांट। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सीटेट में मैंने अभी आपको बताया सब कुछ सिलेबस से आता है। दूसरी बात, सीटेट में जितना भी आता है, मैंने आपको पीवाईक्यू बार बार करने को क्यों बोला है कि आप जैसे ही 3-4 पीवाईक्यू पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे उसी में से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। तो ये आप इसकी जड़ पकड़ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सीटेट में कुछ भी कठिन नहीं है जब आप उसके पूरे पुराने पेपरों को अच्छे से पढ़ लेते हो। तो आप सीटेट में जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। ये आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप तैयारी कैसी कर रहे हो। 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है, फाइनल डे है। इस दिन आपकी ये सारी मेहनत है वो आपके काम में आने वाली है। अब दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आपने आज का दिन तो ये समझने में निकाल लिया, ठीक है। 28 अक्टूबर को आप पीवाईक्यू ना करके आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले अपना जो सीडीपी का कॉन्सेप्ट है, जैसे प्याजे का, उसमें सीधे सीधे नाम दिया है कि वैज्ञानिक प्याजे आएंगे, कोलवर आएंगे, वाइगोत्स्की आएंगे, इनकी थ्योरी आएगी। बहुआयामी सिद्धांत दिया है बुद्धि का, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर, उनकी भी बुद्धि का सिद्धांत आने वाला है, तो ये भी आएगा। और क्या दिया है उसमें, विकास के सिद्धांत दिए हैं, विकास का कॉन्सेप्ट दिया है, क्या अवधारणा है विकास की। ऐसे सारे पॉइंट आपके एक एक करके उसमें एनईपी दी है। एनईपी लिखी नहीं है उसमें, लेकिन आएगी एनईपी के क्वेश्चन। और
उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन दी है, समावेशी शिक्षा, उसके कॉन्सेप्ट आएंगे, पेडागोजी आएगी। तो ये गिने चुने जो टॉपिक हैं इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। और जो अधिगम निर्योग्यताएं हैं यानी कि डिसेबिलिटी, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो सारे इन्हीं में से आते हैं हर बार। फिर भी बच्चे उनको कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो या तो पीवाईक्यू नहीं देखते या कंसेप्ट नहीं पढ़ते। आप दोनों ही चीज कर लो, पीवाईक्यू भी पढ़ो, कंसेप्ट भी करो। कंसेप्ट करोगे तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, पीवाईक्यू करोगे तो कंसेप्ट का यूज क्या है वो समझ में आएगा कि कैसे हम इनसे, यानी कि दोनों चीज आप करोगे तब अच्छे से आप क्वेश्चन बना पाओगे, क्वेश्चन से कंसेप्ट को रिलेट कर पाओगे। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो जब आप ये सब कर लेंगे, बहुत से टॉपिक क्या होते हैं कि आपको उसमें पीवाईक्यू में पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। जैसे प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं, तो आपको उसकी एज पढ़नी है कि पहली अवस्था 0 से 2 साल तक, दूसरी अवस्था 2 से 7 साल तक, तीसरी 7 से 11, चौथी 11 से 15। तो ऐसे आपको 4 स्टेज याद करनी है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। फिर आपने देखा कि उसमें अंदर से पूछ लिया कि अमूर्त कौन से में होती है, मूर्त कौन से में होती है, और बच्चा कैसे अपना पहला वस्तु स्थायित्व कब आता है उसमें। तो ये स्टेज पूछ ली, तब आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करने को पड़ेगा। तो आप कंसेप्ट भी पढ़िए और पीवाईक्यू भी पढ़िए, तब आप इन सारे दिनों का अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो दूसरी स्ट्रेटजी में मैं यही बता रहा था कि पहले आप कंसेप्ट खत्म कर लीजिए, फिर पीवाईक्यू कीजिए, लेकिन करना आपको 30 नवंबर तक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बांट लीजिए कि 27 तारीख से 10 तक जितना भी कंसेप्ट मैं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी वो अपना कंसेप्ट क्लियर करें। फिर उसके बाद आप 11 से लेकर 30 तक 20 दिन तक पीवाईक्यू अच्छे से कीजिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेट करके उनका रिवीजन कर करके, बीच में से कोई सा भी कठिन लगता है उसी को दोबारा से पढ़िए और फिर पीवाईक्यू करिए। और पीवाईक्यू करने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करिए कि कैसे इसका आंसर ये हुआ है। चाहे तो आप 10-10 करके 20-20 करके भी कर सकते हैं, या फिर पूरे 150 क्वेश्चन एक बार में कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में बोलूंगा जब आप रिवीजन करें तब करें। तब तक आप 30-30 क्वेश्चन करके एक सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज, कि पहले सीडीपी कर ली, फिर ईवीएस कर ली, फिर मैथ, हिंदी, इंग्लिश। जो आपको हिंदी इंग्लिश की जगह बहुत से बच्चे संस्कृत लेते हैं तो आप संस्कृत भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको तैयारी करनी है। तो ये हो गई दूसरी स्ट्रेटजी। तीसरी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? तीसरी स्ट्रेटजी ये हो जाएगी, जिनको सीटेट में अगर थोड़े कम नंबर लाने या फिर जो रह जाते हैं कुछ नंबरों से, उनको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब लाइव क्लास डाल के अच्छे से देखेंगे कि किस पर ज्यादा व्यू आ रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा बच्चे कनेक्ट हुए हैं। फिर वो करेंगे कमेंट, अरे मेरा पिछली बार इतने नंबर से रह गया था सर, बहुत कठिन पेपर आता है। तब फिर वो वहां पर कमेंट करके अपना अच्छे से टाइम वेस्ट कर सकते हैं। और फिर अपना ये जो टाइम वेस्ट हुआ है उसका रोना पेपर में जाके कहेंगे, अरे सर मेरा तो पेपर छूट गया, मेरा तो ये रह गया, मेरा वो रह गया। तब फिर उनका सीटेट आराम से तीसरी स्ट्रेटजी से वो इसको जो पास करने की जगह फेल कर सकते हैं अपने अच्छे से खुद से। ठीक है। और चौथी स्ट्रेटजी क्या है कि वो जाएंगे सीधे लास्ट में उठाएंगे सीटेट का पेपर। अभी तो उन्हें कोई मतलब नहीं है सीटेट से, जैसे ही लास्ट के ये 5-6 दिन रह जाएंगे तब वो डालेंगे हाउ टू सीटेट क्लियर इन 10 डेज। हालांकि 10 दिनों में पास हो जाता है, लेकिन वो बस देखेंगे कि कैसे 10 दिनों में पास हो सकता है। फिर बस वो उन्होंने देख लिया कि ऐसे पास भी हो सकता है, फिर वो पढ़ेंगे नहीं। फिर जब वो पढ़ेंगे नहीं तो लास्ट में बोलेंगे कि अब हम लगाएंगे मैराथन, क्योंकि उन्हें भी सब हर एक को यही सलाह देगा कि आपको पुराने पेपर अच्छे से देख लीजिए इन टाइम पर, कम से कम 90 नंबर तो आपके आसानी से आ ही जाएंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, वो देखेंगे मैराथन, उन्हें पीवाईक्यू से भी मतलब नहीं है, मैराथन में देखेंगे। अब पीवाईक्यू भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, दूसरा आपको समझ में तो आ रहा है लेकिन आप देख कहाँ रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, खुद से सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आप यूट्यूब पर देखकर फिर भी आपको खुद से सॉल्व करना है उसके बाद। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो चलो यूट्यूब पर देखने गए, लेकिन फिर वापस आकर अपना लौट के खुद से उसका वो एनालिसिस करते ही नहीं है कि अब हमें आया या नहीं आया, इसलिए फिर उनका नहीं हो पाता है। तो वो मैराथन में ही लगे रह जाते हैं, थक जाते हैं दिन में 6-6 घंटे की मैराथन करके। हिंदी पढ़ते हैं 2 घंटे की, इंग्लिश पढ़ते हैं 2 घंटे की, हालांकि 2 घंटे में उनकी पूरी सीडीपी, ईवीएस, मैथ और इंग्लिश, हिंदी इन सब की पेडागोजी खत्म हो जाएगी। तो ये सब वो नहीं करते हैं, तो ये गलती आप ना करें। अच्छे से जैसे स्ट्रेटजी बताई है मैंने ऐसे आप करने की कोशिश करें, आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट
जो भी सीटेट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी उसके साथ। थैंक यू सो मच।